नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आइए बात करते हैं आज मानव हृदय की संरचना के बारे में। देखिए, मानव हृदय की संरचना समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारा हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यानी इसका जो आकार होता है ये हमारे हाथ की बंद मुट्ठी के जितना ही होता है। दूसरी बात करें तो यह एक मांसल अंग है। मांसल अंग का यहाँ तात्पर्य है ये मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी आंतरिक संरचना। हृदय के अंदर मुख्य रूप से 4 कोष होते हैं। जहाँ पर मैं ऊपर के कोष बना रहा हूँ 1 नंबर और 2 नंबर, इन्हें कहा जाता है आलिंद। ठीक है, इन्हें कहा जाता है आलिंद। जो बाईं तरफ है उसे बाएं आलिंद और जो दाईं तरफ है उसे दायां आलिंद कहा जाता है। उसके बाद में मैं बना रहा हूँ 3 नंबर और 4 नंबर कोष। यानी 3 नंबर और 4 नंबर इन कोष को कहा जाता है निलय। यानी दाईं तरफ है तो दायां निलय और बाईं तरफ है तो बायां निलय। इस आधार पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या 4 कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें नीचे के 2 कोष बड़े होते हैं। यह हमें विशेष बात ध्यान रखनी। इसके अलावा एक चीज़ और समझें तो हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। ये देखिए, मोटी संरचना पाई जाती है इस प्रकार की। इसे कहा जाता है हृदय आवरण। ठीक है, यानी हृदय का आवरण। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है हृदय को बाहरी आघातों से बचाना। यानी हृदय पर किसी कारण से यदि बाहरी आघात हो जाता है, चोट भी लग जाती है, तो उस चोट से ये सहन कर लेता है और हृदय के अंदर की क्रियाविधि जो है उसको सुचारू रूप से जारी रखता है। ये काम हो गया। दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर की तरफ कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। एक बार इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा, कुछ और चीज़ें भी हैं। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप ये देख रहे होंगे, ये वाली नली देखना, ये वाली नली जो आ रही है ऊपर से, ठीक है, ये ब्लड लाने का काम जो कर रही है, इसे कहा जाता है महाशिरा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है भाग से महाशिरा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको लिखा जा सकता है। अगर यहाँ लिखा जाए महाशिरा तो ये और सही लगेगा, महाशिरा। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला भाग जो है ये महाशिरा है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको जो नली जा रही है, देखो ये वाली नली, इस नली को कहा जाता है महाधमनी। ठीक है, इन दोनों का विशेष काम बता देता हूँ। शरीर से जितना भी अशुद्ध ब्लड आएगा, जिसके अंदर क्या घुली हुई है, CO2 घुली हुई है, जिसके अंदर CO2 घुली हुई है, वो सारा अशुद्ध ब्लड लाने का काम कौन करती है? महाशिरा। और महाशिरा क्या करती है? इस ब्लड को यहाँ ला के डालेगी 1 नंबर आलिंद में, यानी दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से रक्त जो है वो चला जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से आप देखो एरो का चिन्ह देखो आप, ये ऐसे ऐसे करके ये चले जाता है फुफ्फुस धमनियों द्वारा। किसमें? फुफ्फुस धमनी से। तो ये चला जाएगा फेफड़ों में। ठीक है, और देखिए इधर भी जा रहा है ब्लड, इधर यूँ होके यहाँ से भी कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद ब्लड आता है, देखो यहाँ से आता है। ठीक है, इसके कहा जाता है फुफ्फुस शिरा, और फुफ्फुस शिरा से ब्लड आता है यहाँ दाएं आलिंद में। और ये जो ब्लड है ये शुद्ध है, इसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है। ये शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद से चला जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये ब्लड देके यहाँ महाधमनी द्वारा कहाँ चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है, तो ये हो गई हृदय की क्रियाविधि। इस हृदय की क्रियाविधि को हम एक अच्छे से फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, आप फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं। इस फ्लो चार्ट में क्या विशेषता है देखिए। सबसे पहले बात कर रहा हूँ, ये हमारे शरीर के अंग हैं, और हमारे शरीर के अंग में आपको पता है ग्लूकोज का अपघटन हो रहा है, और ग्लूकोज का अपघटन होने के कारण इसके अंदर क्या है? CO2 है। ठीक है, CO2 यानी अशुद्ध ब्लड है। अब ये अशुद्ध ब्लड हमारे शरीर से आता है, देखो ये रास्ता देखना आप अच्छे से, ये देखिए ये कहाँ आया है? ये आया है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद के 2 कपाट खुल जाते हैं, ये त्रिवलन कपाट होते हैं। ये कपाट खुलते ही कहाँ चला जाएगा? दाएं निलय में चला जाता है, और दाएं निलय से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में किस लिए जाएगा? इसको शुद्ध होना है, इसको ऑक्सीजन लेनी है, यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा जाता है। और यहाँ फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है, बाकी धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है,
लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये विशेष पॉइंट ध्यान रखना है, यानी ये धमनी का क्या है, अपवाद है। फिर यहाँ से ब्लड जब ऑक्सीजन ले लेता है तो ये किसके द्वारा आता है, देखो फुफ्फुस शिरा द्वारा। फुफ्फुस शिरा द्वारा ये कहाँ आएगा, ये आएगा बाएं आलिंद में आएगा। ये भी विशेष पॉइंट ध्यान रखना आपको। फुफ्फुस शिरा के अंदर यहाँ शुद्ध ब्लड बह रहा है, जबकि शिरा में कभी भी शुद्ध रक्त नहीं बहता है। शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये भी एक शिरा का क्या है, अपवाद है। बाएं आलिंद में रक्त आने के बाद कहाँ चला जाता है, बाएं नीले में चला जाता है। और बाएं नीले के बाद ये देखिए कहाँ चला जाता है, महाधमनी द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में चला जाता है। इसे कहा जाता है महाधमनी, लिखा हुआ महाधमनी। लाने का काम होता है महाशिरा का और ले जाने का काम होता है महाधमनी का। ये दो विशेष पॉइंट आप ध्यान रखना। तो यहाँ से देखना आप, जहाँ मैं ये ग्रीन लाइन कर रहा हूँ, यहाँ से ब्लड शुद्ध हो जाता है, ये ब्लड शुद्ध है, ठीक है। और जो मैंने इधर रेड किया है, ये सारा ब्लड कैसा है, अशुद्ध है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ हृदय से ब्लड जो है 2 बार गुजरता है। इसीलिए मानव हृदय में रक्त परिसंचरण की क्रिया को द्विपरिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, द्विपरिसंचरण तंत्र। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ लाइनों के बारे में। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले पेश या भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रक्त भेजना होता है। ये मैंने आपको बात बताया था कि ये नीचे वाला भाग होता है, ये वाला, ये नीले होते हैं। और नीले पे देखो आप, ये भाग बहुत मोटा होता है पीछे का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से कहाँ भेजा जाता है, शरीर में भेजा जाता है। इसलिए ये वाले भाग जो है, इसकी जो परत है वो मोटी होती है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकने को सुनिश्चित करते हैं। ये वाल्व क्या चीज़ आ गई, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप ऐसी कुछ संरचना देखेंगे। ये देखिए, ये वाली संरचना जो है ना, ये वाली, ये इन्हें कहा जाता है वाल्व। जैसे ये हृदय विपरीत दिशा में, रक्त जो है विपरीत दिशा में जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए वाल है, ये रे वाल, ठीक है। जैसे ब्लड विपरीत दिशा में जाएगा, ये इसको रोक देंगे। तो ये होते हैं वाल्व। इधर होते हैं त्रिवलन, इधर होते हैं द्विवलन। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक नया पॉइंट आ रहा है, वो है लसिका। क्योंकि रक्त के बारे में तुमने पढ़ लिया है, तो ये लसिका भी एक रक्त का भाग होता है। ये क्या, देखिए लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, लसिका हमारी त्वचा के जस्ट नीचे होता है। कहाँ, त्वचा के नीचे। और लसिका सबसे ज़्यादा वहन करती है वसा का। किसका, वसा यानी फैट। इसीलिए हमारी त्वचा के नीचे फैट बढ़ती है तो हमारा शरीर मोटा हो जाता है, हमारी त्वचा मोटी हो जाती है। तो ध्यान रखना है, वसा का परिवहन कौन करता है, हमारा लसिका तंत्र करता है। अब जिस प्रकार मानव के अंदर परिवहन होता है, उसी प्रकार पादपों में भी परिवहन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पादपों में परिवहन होता है 2 उत्तकों द्वारा, और वो है एक जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। तो आइए बात करते हैं, क्या है जाइलम की विशेषता और क्या है फ्लोएम की विशेषता। सबसे पहले बात करते हैं जाइलम। जैसा कि मुझे आशा है आपने जाइलम के बारे में पहले छोटी क्लासों में या कभी पढ़ चुके हैं। 9th में भी हमने देखा था इसके बारे में। जाइलम क्या है, देखिए जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ये किस किस का, एक तो जल और दूसरा खनिज लवण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही। जल और खनिज लवणों का पादप का कौन सा भाग परिवहन करता है, आंसर होगा जाइलम। जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों में वहन करता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण में खाद्य पदार्थ बन गया है, कैसा पदार्थ, खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, वो जो बन चुका है उसको प्रत्येक भाग में पहुंचाना पादप के, वो किसका काम होता है, फ्लोएम का होता है। तो एक तरीके से जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी आ गया है। चलिए आगे बात करते हैं। जड़ मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतरण के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है। यहाँ आयन सांद्रण का अर्थ होता है
जड़ों के अंदर की सांद्रता कम हो जाती है और बाहर की सांद्रता जब ज़्यादा हो जाती है तो जल जो है वो जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक दाब क्रिएट हो जाता है जड़ के अंदर जो कि जल को क्या करता है, ऊपर की ओर धकेलता है। यह जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है और ये प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आप जानते हैं पादप के अंदर वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, यानी जल वाष्प के रूप में निकलता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। क्या क्या सहायता मिलती है, देखिए, जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और विलेय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति, यानी जल के साथ में पत्तियों तक खनिज लवण भी क्या कर लेते हैं, गति कर लेते हैं और प्रत्येक भाग तक पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव उत्पन्न करता है ऊपर की ओर। ठीक है, उस खिंचाव से जल भी ऊपर चला जाता है, खनिज लवण भी ऊपर चले जाते हैं और पौधों में ताप नियमन में भी सहायक होता है। पौधे का जो टेम्परेचर है वो भी इससे बैलेंस रहता है। दूसरी तरफ बात करते हैं भोजन और भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण किसे कहेंगे, ये जो जितने भी विलेय पदार्थ हुए हैं, यानी विलेय उत्पाद जो हैं, खाद्य पदार्थ है, उसका पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना ही स्थानांतरण है। और ये किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, खाद्य पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होगा, जबकि जल और खनिज लवण का जो है वह जाइलम द्वारा होगा। स्थानांतरण पत्तियों में पौधों के शेष भागों में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। क्या ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कोई भी पादप होगा तो जहाँ पर पत्तियाँ ऊपर है तो ऊपर पत्तियों को तो ये भोजन पहुँचाएगा ही, लेकिन साथ में पादप के नीचे वाले भागों में भी ये भोजन को पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऊपरीमुखी और अधोमुखी दोनों तरफ दिशाओं में ये क्रिया होती रहती है और ये किसके द्वारा की जाती है, फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है, यानी इसके साथ साथ में ऊर्जा भी स्थानांतरित होती है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। यानी सुक्रोज की बात की जाए तो ये सुक्रोज एक तरह के ऊर्जा का स्रोत है, तो ये फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से, यानी इसको ऊर्जा देनी पड़ती है और ऊर्जा से परासरण द्वारा क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, अर्थात पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचेगा। कौन, सुक्रोज को कौन ले जाएगा, इसको फ्लोएम ले जाएगा। तो क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगी, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। इस चीज़ के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ मानव में उत्सर्जन। जैसा कि हमने वहन टॉपिक जो था वो क्लियर कर लिया है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा मानव में उत्सर्जन। और उत्सर्जन के बारे में हम बेसिक सब जानते हैं कि उत्सर्जन का मतलब होता है वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों द्वारा उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। यानी कोई भी उपापचयी क्रिया होगी, चाहे वो पाचन क्रिया हो या कोशिकाओं की क्रिया हो या वो श्वसन की क्रिया हो, उससे क्या बनेंगे, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। और उन हानिकारक नाइट्रोजन पदार्थों को क्या करना है, निष्कासन। तो इस घटना को क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपने शरीर को कहीं पर भी, कहीं से भी, वो जीव जितने भी पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन मानव के अंदर या बहुकोशिकीय जीवों के अंदर एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। और मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ी किडनी होती है जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, एक ये। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, देखिए एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक तरफ ये, यहाँ देखिएगा, एक तरफ ये मूत्रवाहिनी, दूसरी तरफ ये, एक जोड़ी हो गई। एक मूत्राशय, ये रहा मूत्राशय, ठीक है, और एक मूत्र मार्ग, ये रहा मूत्र मार्ग। हो गए 4 अंग, चारों आपको ध्यान रखना। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्र। कितने अंग काम आते हैं उत्सर्जन तंत्र में, 4 अंग मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अब थोड़ा जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसको मैं आपको जूम करके अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्या है इस हमारे उत्सर्जन तंत्र में।
देखिए उत्सर्जन तंत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर हमारी दो किडनियाँ हैं। ये देखिए ये दो किडनियाँ हैं, ये देखिए, ठीक है। इन्हें वृक्क कहा जाता है। ये कितनी होती है संख्या में? दो होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है, ठीक है। तो इन्हें, और दूसरी तरफ यहाँ ऊपर देखो एक छोटी सी संरचना बनी हुई ब्राउन कलर की, है ना, इसको एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? एड्रिनल ग्रंथि। अब तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, बाई वृक्क धमनी। तो देखिए यहाँ आपको रेड कलर की जो ये संरचना दिख रही है, इसको कहा जाता है बाईं ओर की वृक्क धमनी। और यहाँ लिखा है बायां वृक्क, ठीक है। और यहाँ बाएं वृक्क शिरा, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको कहा जाता है बाईं वृक्क शिरा। उसके बाद में यह महाधमनी है, ये देखिए रेड कलर में। और ये बाईं मूत्र वाहिनी है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये बाईं मूत्र वाहिनी, ठीक है। और ये है महाशिरा, ये महाशिरा है, ये रेड कलर में महाधमनी है, ठीक है। महाधमनी जो है वो इसमें ब्लड लाने का काम करती है, और महाशिरा जो है ब्लड ले जाने का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये देखिएगा, यहाँ पर जो आप संरचना देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा मूत्राशय, और लास्ट में यहाँ आ जाता है मूत्र मार्ग, जो कि शीशन में जाकर खुलता है। तो आई होप यहाँ पर हमारा उत्सर्जन तंत्र का जो डायग्राम है वो भी आपने अच्छे से समझ लिया है। तो लौटते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम मूत्र निर्माण की प्रक्रिया और उत्सर्जन तंत्र में किस प्रकार विभिन्न अंग कार्य करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।